हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ गंगवार और इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट लाइफ साइंस 2023 का क्वेश्चन पेपर। और उसमें भी हम देखेंगे जो बॉटनी में बॉटनी पोर्शन होता है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कैस्पीरियन स्ट्रिप्स इज करेक्ट। जो कैस्पीरियन स्ट्रिप्स होती है उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारी कैस्पीरियन स्ट्रिप्स होती है आर, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं देखो। कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर स्पेसिफिक टू वैस्कुलर प्लांट फाउंड इन एपिडर्मल सेल। देखो, जो हमारी कैस्पीरियन स्ट्रिप्स होती है वो एपिडर्मल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर मॉडिफिकेशन मोस्टली फाउंड इन रूट टिश्यू। देखो, कैस्पीरियन स्ट्रिप मोस्टली जो पाई जाती है वो हमारी रूट्स में पाई जाती है और रूट्स में भी एंडोडर्मिस में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर अ सेलुलर बैरियर टू अलाउ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजन। ठीक, ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये सेलुलर बैरियर की तरह वर्क करती है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट अपटेक करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर कॉमन इन रूट एंडोडर्मल सेल्स ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट। नॉन वेस्कुलर प्लांट में कैस्पीरियन स्ट्रिप्स नहीं होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसका सोर्स यहाँ पे ये दे रखा है, द कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर रिंग लाइक सेल वॉल मॉडिफिकेशन इन रूट एंडोडर्मिस ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स में होती है, नॉन वेस्कुलर में नहीं। देयर प्रेजेंस जनरेट ए पैरासेलुलर बैरियर्स। ठीक है, एनालॉग्स टू एनिमल टाइट जंक्शन। जो एनिमल में टाइट जंक्शन होते हैं उसकी एनालॉग होती है। ठीक है, तो दैट इज थॉट टू क्रूशियल फॉर सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजन एंड मैनी अदर। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, rotenone is a chemical often used to kill insect pest on crop plants and fishes in lakes। जो रोटेनॉन होता है वो इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को किल करता है। ठीक है, और फिशेस को भी किल करता है। ठीक है, एंड द रोटेनॉन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द NADH dehydrogenase enzyme is enzyme in complex 1 to ubiquinone in the mitochondrial electron transport chain। ठीक है, तो जो रोटेनॉन होता है वो क्या इनहिबिट करता है, वो कॉम्प्लेक्स 1 से जो होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 होता है वो होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये कॉम्प्लेक्स 1 है हमारा और ये करता है कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनॉन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, यूबिक्विनॉन के लिए जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको इनहिबिट करता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, which one of the following explain why plants can tolerate rotenone application। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा NADH है, अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है NADH एंड Q ऑक्सीडो रिडक्टर, मतलब कि NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे, वो ब्लॉक करता है, ये होता है क्यूनोन, यहाँ पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करता है। तो कैसे प्लांट टॉलरेट करते हैं उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये है कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहां पे, ये हमारा यहाँ पे क्यूनॉन दिखाया गया, क्यूनॉन के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर इसको हम इनहिबिट कर दें, इसको क्या कर दें, इसको इनहिबिट कर दें, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है, देखो ये एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है। फिर क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे, NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में और अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, यूबिक्विनॉन को। तो इसके पास एक अल्टरनेटिव या बोले तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पाई जाती है, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पाई जाती है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 इन प्लांट इज रेजिस्टेंट टू रोटेनॉन, नहीं रेजिस्टेंट तो नहीं होते हैं, अगर रेजिस्टेंस होता तो कॉम्प्लेक्स 1 को कैसे वो इनहिबिट करता। ठीक है,
अब प्लांट इनएक्टिव रिटर्न ऑन बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ऐसी कोई बात ही नहीं बोली गई वहां पे। प्लांट्स हैव स्पेसिफिक चैनल्स, द इफ्लक्स रिटर्न ऑन कोई नहीं होता है चैनल। प्लांट्स हैव एडिशनल, अभी हमने बताया था डायग्राम में, प्लांट्स हैव एडिशनल NADPH डिहाइड्रोजनेट दैट रेजिस्टेंट टू रोटेनॉन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। और यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है कि एक एडिशनल, जो एक मैट्रिक्स ओरिएंटेड होता है, एक हमारा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल होता है, मतलब इनर मेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ होता है। तो ये होता है, इससे फिर इलेक्ट्रॉन यूवी नॉन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे NADH का वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है although Pseudomonas sporangi infection in plants is actively inhibited by the endogenous salicylic acid, मतलब जो स्यूडोमोनास स्प्रेंजी है वो प्लांट में इन्फेक्शन करता है, उसको इनहिबिट करता है हमारा कौन, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब क्या होता है, ए सक्सेसफुल इन्फेक्शन इज स्टिल स्टेबलाइज्ड बिकॉज द बैक्टीरियम सिक्रीट कोरोनाटिन। कोरोनाटिन एक केमिकल है, वो सिक्रीट करता है बैक्टीरियम, और बैक्टीरियम सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन स्टेबलाइज रहता है, ठीक है। एन इफेक्टर मॉलिक्यूल, ये एक इफेक्टर मॉलिक्यूल तरह वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ कोरोनाटिन, कोरोनाटिन बोल लो या कोरोनाटिन बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो कोरोनाटिन इनहिबिट सैलिसिलिक बायोसिंथेसिस। अब मैं देख लेता हूं पहले इसका एक्सप्लेनेशन। जो कोरोनाटिन इज एन a toxic effector produced by bacterium Pseudomonas sporangius to mimic the plant hormones jasmonic acid isoleucine। जो हमारा जास्मोनिक एसिड होता है उसको मिमिक करता है। जैसे कि मान लो हमारा जास्मोनिक एसिड होता है, जास्मोनिक एसिड भी हमारा स्ट्रेस मतलब जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, एक स्ट्रेस स्ट्रेस में ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं कि यहाँ पे ये मिमिक कर देता है जॉस्मोनिक एसिड को, उसके बाद होता क्या है, एंड दैट असिस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। Coronatine is involved in causing stomata to open after closing in response of PAN as well as in interfering with salicylic acid mediated। ये salicylic acid को भी क्या करता है, इंटरफेयर करता है। अब हम डायग्राम के थ्रू इसे समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसने इन्फेक्शन किया और क्या निकाला, कोरोनाटिन निकाली, कोरोनाटिन निकाली। अब यहाँ पे वुंडिंग हुई, वुंडिंग से हमारा जास्मोनिक एसिड एक्टिवेट हुआ, लेकिन यहाँ पे ये इसको मिमिक कर देता है। तो हमारा कोरोनाटिन क्या होता है, जो जास्मोनिक एसिड का रिसेप्टर होता है उसके साथ जाकर बाइंड कर जाता है। अब जास्मोनिक एसिड के रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड करता है, तो ये सैलिसिलिक एसिड के जो डिफेंस जीन एक्सप्रेशन होते हैं उनको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। देखो सैलिसिलिक एसिड को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, फिर हमारा जो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो वहां पे स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन सही नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कोरोनेटिन इनहिबिट ऐसे बायोसिंथेसिस, देखो ये बात सही लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। अगले स्टेटमेंट और भी पढ़ लेते हैं। कोरोनेटिन प्रमोट्स द बायोसिंथेसिस ऑफ जास्मोनिक एसिड एंड GA सिग्नलिंग इन टर्न इनहिबिट, ऐसे रिस्पॉन्स नहीं। ये बायोसिंथेसिस प्रमोट नहीं करता है जास्मोनिक एसिड की, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद ऑप्शन सी क्या है, कोरोनेटिन इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ, ऐसे नहीं। अभी मैंने बोला किसका स्ट्रक्चरल एनालॉग है, मिमिक किसको करता है, जास्मोनिक एसिड को, तो ऑप्शन सी भी इज रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन डी आता है, कोरोनेटिन इज द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ जास्मोनिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल एनालॉग मिमिक करता है इसको, फिर क्या करता है, विच एक्टिवेट GA सिग्नलिंग, क्योंकि अब वैसे जास्मोनिक एसिड आता वहां पे बाइंड करता GA के रिसेप्टर पे, लेकिन अब यहाँ पे क्या बाइंड कर जाएगा, कोरोनेटिन, और फिर ये GA सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, इनहिबिट कर देगा ऐसे रिस्पॉन्स को, ऐसे रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देता है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, जैसे कि मैंने डायग्राम में यहाँ पे बताया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, GA यहाँ पे नहीं बाइंड कर पाता है, लेकिन कोरोनेटिन आके बाइंड कर जाता है, क्योंकि ये जास्मोनिक एसिड का स्ट्रक्चरल एनालॉग है। तो यहाँ पे ये इसके साथ बाइंड कर जाता है, GA नहीं बाइंड कर पाता, और जैसे ही ये बाइंड करता है तो हमारा क्या होता है, हमारा GA सिग्नलिंग इंड्यूस होती है और वो सैलिसिलिक एसिड को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिस्टमैटिक डिपिक्ट्स एंड
an unexpanded plant cell with a hypocotyle with the arrangement of cellulose microfibers marked on the cell wall। एक माइक्रोफाइबर का अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल वुड मोस्ट likely result from expansion of the cell if pattern of cellulose fiber does not change। जो हमारे यहाँ पे देखो जो सेलुलोज फाइबर दिखाए गए हैं इनका पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल का क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, देखो इससे रिलेटेड क्या है, ये देखो बिल्कुल जस्ट देखो जो सेल्यूलोज फाइबर है जस्ट ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइज इसका एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है और हमारा सेल्यूलोज फाइबर जो है वो भी चेंज नहीं हुए हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, और हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो तो सही है कि मतलब सेल्यूलोज देखो यहाँ पे भी चेंज हुए हैं, सेल्यूलोज का जो फाइबर है वो चेंज हुआ है। सेल्यूलोज देखो इसमें किस तरह के हैं और इसमें किस तरह के, तो यहाँ पे सेल्यूलोज फाइबर में चेंज हुआ है। ठीक है, अब आफ्टर दिस यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्यूलोज फाइबर में कोई चेंजेस नहीं है, अगर तुम इससे मिलाओगे तो सेल्यूलोज फाइबर में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, लेकिन एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी देख लो रैंडम अरेंजमेंट में ये गोल हो जाता है और यहाँ पे ट्रांसफर सेलुलोज फाइबर एक्सपेंशन हुआ, लेकिन फाइबर देखो यहाँ पे सॉरी चेंज नहीं हुए। तो ये तुम तेज एंड जैगर से भी पढ़ सकते हो, वहां पे भी थोड़ा एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में, ये डायग्राम मैंने तेज एंड जैगर से ही लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, विच वन या मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ पोलन डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म। टेपिटल सेल वॉल, जो टेपिटल सेल वॉल होती है इन ऑल एंजियोस्पर्म ब्रेक डाउन टू रिलीज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये सबके केस में नहीं होती, ये मतलब ऑल एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा एक। ठीक है, capital cell wall in all angiosperm remain intact, this is right। दिस इज नहीं मतलब आल में इंटेक्ट नहीं होती, किसमें भी किसी में भी ये नॉन इंटेक्ट भी होती है, मतलब ब्रेक डाउन भी हो जाता है लेकिन कुछ में नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा ए एंड बी। टेपिटल सेल ब्रेक डाउन इन सम एंजियोस्पर्म स्पीसीज वेयर इट्स रिमेन इंटेक्ट इन अदर। ठीक है, ये भी ये सही है, ये सही है, मगर पूछा हमसे क्या क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट हमको बताना है, तो इनकरेक्ट में इनकरेक्ट का निशान हम लगाते जा रहा हूं। ठीक है, तो विच एन एंजियोस्पर्म विद इन एन एंजियोस्पर्म स्पीसीज द कैपिटल सेल वॉल ब्रेक डाउन इन सम इंडिविजुअल और नॉट अदर्स, ये भी क्या है, ये भी सही है। तो हमारे जो हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी इज ऑप्शन इज राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम ए और बी राइट होगा और ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत होंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत है। ठीक है, तो ए एंड बी इज राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, regulation of phosphoenol pyruvate carboxylase governs CO2 fixation in both C4 and CAN plant, which one या more of following statement with respect of PP carboxylase activity is correct। इस ये भी एक MSQ टाइप क्वेश्चन है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, जैसे ऑप्शन पहले देख लेते हैं, PP कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग डे प्लांट। देखो अगर हम C4 प्लांट की बात कर लें, पहले C4 प्लांट में जो क्या है, C4 प्लांट की अगर बात करें तो जो इनएक्टिव होता है इन डार्क में जब ये इनएक्टिव होता है तो क्या होता है, डार्क में जब ये इनएक्टिव होता है तो यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन होता है, फास्फेटेज के द्वारा क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, और लाइट में ये एक्टिव होता है तो यहाँ पे पीपी काइनेज एक्टिविटी लगती है और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे फास्फोराइलेशन इसका हो जाता है, तब ये एक्टिव हो जाता है पीपी कार्बोक्सिलेज।
तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि पीईपी कार्बोक्सिलेज काइनेज जो होता है वो इनएक्टिव होता है इन डार्क एंड एक्टिव होता है इन लाइट में। तो यहाँ पे फास्फेटेज के द्वारा फास्फेट रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे पीईपी कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव हो जाता है C4 के प्लांट के केस में डार्क में। तो ऑप्शन क्या है, देखो पीईपी कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग डे। नहीं, अभी मैंने बताया C4 प्लांट के केस में क्या होता है, डार्क में मतलब नाइट में जो होता है तब हमारा डीफॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। पीपी कार्बोक्सिलेज इन कैन प्लांट्स इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द डे। अब हम कैन प्लांट में देख लेते हैं, जैसे कैन प्लांट है, अब कैन प्लांट में हमारा पीपी कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड एक्टिव है ड्यूरिंग द डार्क टाइम, ठीक है, या बोले तो नाइट टाइम। तो हम कंडीशन जब देखते हैं यहाँ पे ये इनएक्टिव कैसे हुआ है, यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन हुआ है डे टाइम पे, और इसका क्या हो गया, डे टाइम पे जब डीफॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये इनएक्टिव हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पीपी कार्बोक्सिलेज इन कैन प्लांट इनएक्टिवेटेड डीफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग डे टाइम, दिस इज राइट ऑप्शन ए, ठीक है। पीपी कार्बोक्सिलेज in C4 plant is inactivated by dephosphorylation at night time, ये मैंने अभी बताया, ये भी सही है। PP carboxylase in CAN plant is inactivated dephosphorylation at night time, ये भी गलत है। तो देखो हमने अभी तुमको बताया कि जो डिफॉस्फोराइलेशन होता है ड्यूरिंग द डार्क टाइम C4 प्लांट में तो ये इनएक्टिव होता है, और फास्फोराइलेशन होता है ड्यूरिंग द डे टाइम तो यहाँ पे ये एक्टिव होता है पीपी कार्बोक्सिलेज C4 प्लांट के केस में। और लाइट मतलब कैन प्लांट के केस में अगर देखें तो जब डिफॉस्फोराइलेशन होता है ड्यूरिंग द डे टाइम तो ये इनएक्टिव होता है, और फास्फोराइलेशन होता है ड्यूरिंग द डार्क टाइम तो ये एक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी एंड सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एमएसक्यू टाइप का है, विच वन या मोर प्रोसेसेस लिस्टेड बिलो डज नॉट या डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ब्रेविंग वाइन यूजिंग ईस्ट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बेकिंग ब्रेड यूजिंग ईस्ट, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मेकिंग योगर्ट यूजिंग लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेकिंग चीज यूजिंग फंगस, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती तो ये ऑप्शन बी, सी एंड डी ऑप्शन इज राइट एंड ए एंड बी इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओव्यूल ऑफ डिप्लॉयड स्पीशीज विद 2n equal to 8 and undergoes fertilization of pollen is contributed by individual with meiotic non-disjunction, the chromosome number of the zygote will be। देखो नॉन डिसजंक्शन केस जब हम बात करें, पहले तो ओव्यूल की बात कर लेते हैं। ओव्यूल 2n, ओव्यूल हमारा कितने का है, 2n का है, ठीक है। तो हमारा वो कितना का हो जाएगा, मेगास्पोर, मेगास्पोर में हैप्लॉइड नंबर मियोसिस होगी तो 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, वो 4 का हो जाएगा। आफ्टर दिस क्या होगा कि जो हमारा इंडिविजुअल माइटोटिक डिसजंक्शन हुआ है, अब मैं पोलन की बात करूं, अगर पोलन नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारा, ये भी क्या होगा 4 नंबर का होगा, हैप्लॉइड में 4 आएंगे, लेकिन 4 माइनस नॉन डिसजंक्शन में या तो ये हो सकता है 4 माइनस n-1 या n+1 कंडीशन क्रिएट होती है नॉन डिसजंक्शन के केस में। तो अगर 4-1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, और 4 प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5, तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये हमारे पोलन के केस में बनेंगे। अब जब ये दोनों डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे तो दो कंडीशन हो सकती है, 4 + 3 7, ठीक है, और 5 + 4 9, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती हैं, 7 to 9 के बीच में अगर आंसर इसका आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 या 9 आंसर होगा, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन का केस है। तो नॉन डिसजंक्शन अगर पोलन कराएंगे तो अगर मान लो पोलन भी हमारा क्रोमोसोम नंबर 4 है, क्योंकि जब डिप्लॉयड नंबर 8 दे रखा है ओव्यूल का, तो हमारा मेल का भी 2n = 8 होगा। तो अगर हम मेगा स्कोर बनाएंगे तो वहां पे भी माइक्रो स्कोर बनाएंगे तो वहां पे भी 4 ही आएगा, क्योंकि वो भी अप्लाइड होंगे। लेकिन नॉन डिसजंक्शन केस है तो नॉन डिसजंक्शन केस में या तो ये हो सकता है n+1 कंडीशन डेवलप होगी, या n-1, या तो एक का लॉस होगा या तो एक का गेन होगा, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो
तो हमारा अगर 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और जब जाइगोट करेंगे इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा तो 4 + 3 7 या 5 + 4 9, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो हमारे क्रोमोसोम क्या आ जाएंगे 7 to 9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हम पोलाइडी एनालिसिस जो करते हैं वो पोलाइडी एनालिसिस हम करते हैं फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन से, फिश से। वहां पे हम उससे बाइंडिंग पैटर्न भी चेक करते हैं, जो हमारा कैरियोटाइपिंग होती है वो भी होती है। तो पोलाइडी एनालिसिस जो होती है वो हम इस टेक्निक के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रोफाइलिंग डीएनए मिथाइलेशन, जो बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग होती है उसके द्वारा हम सिस्टीन पे ये मिथाइलेशन करता है जिससे हम सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग नॉन कोडिंग आरएनए। जो नॉन कोडिंग आरएनए हैं उनको कौन आइडेंटिफाई करता है, पहले दूसरा देख लेते हैं उसके बाद मिल जाएगा। आइडेंटिफाई एसएनपी को आइडेंटिफाई हम एक्सोम्स करते हैं, एक्सोम सीक्वेंस से। इसके बाद जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है वो हम डेंसिटी ग्रेडियंट से, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उससे हम देखते हैं। और जो हमारा अब आइडेंटिफाई नॉन कोडिंग आरएनए बाई आरएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन इससे मैच करेंगे तो हमारा पी का थर्ड है, पी का थर्ड इसमें मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में, क्यू का 4, क्यू का 4 भी इसमें मिल रहा है, आर का फर्स्ट मिल रहा है, एस का 2, एस का 2 इसमें मिल रहा है, टी का 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे हम, पेरिडर्म इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म woody dicotyledon in contribute to increase thickness of secondary growth, match the peridermal component given group 1 and group 2। तो हमें यहाँ पे मैच करना है, ये हमारा कॉर्केम्बियम या फेलोजर्म या फेलोडर्म जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो हमारा फेलोजन होता है, फेलोजन को हम क्या बोलते हैं, फेलोजन को हम देखो यहाँ पे हमने बोल रखा, फेलोजन इज अ कॉर्केम्बियम, फेलोजन को हम क्या बोलते हैं, तो मिलाते चलते हैं कॉर्केम्बियम। क्यू का दूसरा, देखो ऑप्शन तो हमारा यहीं से मिल गया, क्यू का दूसरा और किसी में दे नहीं रखा है तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहीं से। अब और भी देख लेते हैं हम, लेकिन फैलम किसे बोलते हैं, देखो फैलम हम बोलते हैं, फैलम यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूसिंग बाय द फेलोजन टू द एक्सटीरियर यूजुअली मल्टीपल सेल लेयर, कॉर्क, कॉर्क को हम फैलम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फैलम जो हमारा आर का हमारा क्या हो जाएगा 4th। ठीक है, फैलम आर का 4th यहाँ पे भी मिल रहा है। अब हम बात करेंगे फैलोइड्स, ये क्या होता है, फैलम सेल डू नॉट कंटेन सुबेरिन स्कैटर्डेड, मतलब स्कैटर्डेड थ्रूआउट द फैलम, मतलब मे बी स्क्लेराइड्स इन सम स्पीसीज, मतलब कि यहाँ पे फैलोइड्स जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉर्क लाइक सेल्स। जो कॉर्क लाइक सेल्स होती हैं वो हमारी फैलोइड्स, उसमें बोल रखा है, देखो डायरेक्ट यहाँ पे यही बोल रखा है, फैलम सेल्स दैट डू नॉट, मतलब फैलम जैसी ही सेल्स होती हैं तो हम बोल देंगे कॉर्क लाइक सेल्स। जैसे यहाँ पे बोल रखा है देखो फैलम लाइक सेल्स, तो फैलम क्या होती है कॉर्क, तो ये हमारी क्या हो जाएगी कॉर्क लाइक सेल। ठीक है, तो हमारा इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, और फैलोडर्म हमारा ये हो जाएगा टिश्यू रिजेंबलिंग कॉर्टिकल पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग राइस डिजीज इन ग्रुप 1 विद देयर कॉजल एजेंट इन ग्रुप 2। देखो ब्लास्ट जो होती है, ब्लास्ट अगर हम बात करें जो हमारा राइस में होता है वो मैग्ना फोर्थे ओराइजी के द्वारा होता है ब्लास्ट डिजीज। ठीक है, तो ऑप्शन पी का जो हमारा वो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, और फॉल्स स्मट जो होती है, फॉल्स स्मट काज होती है हमारी अस्टिलागो वेरिएंस से। ठीक है, अब शीथ ब्लाइट जो हमारी काज होती है, शीथ ब्लाइट हमारी काज होती है राइजोक्टिना सोलेनाई से। डाउनी मिल्डो जो हमारा काज होता है वो राइस में जो होता है वो होता है काज स्क्लेरोपथोरा
मार्कोस्पोरा, ठीक है। तो हम ऑप्शन इससे मिला लेते हैं। ब्लास्ट मतलब कि पी का 5 हमारा 2 में दे रखा है, तो ये दो तो एलिमिनेट ऐसे ही हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे क्यू का। क्यू का हमारा थर्ड दे रखा है, तो क्यू का थर्ड इसमें देखो दे रखा है क्यू का थर्ड, तो ये हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे इनको भी हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने दो डिजीज के बारे में यहाँ पे बोल दिया। स्क्लेरोपथर्म मार्कोस्पोरा इज द पैथोजन एसोसिएटेड विद डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ट्रफ शीथ ब्लाइट इन सॉइल वॉर्म डिजीज काज्ड बाय। अब जो शीथ हमने जो यहाँ से देखो, जो शीथ वाली हमने शीथ ब्लाइट है, वो शीथ ब्लाइट हमारी काज होती है राइजोप्टिना से, ठीक है। तो ये देख लेना। और ये डिजीज है, डिजीज की लिस्ट हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा देंगे। और जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम जाइलम, the phloem and associated fundamental tissue match of steel in group 1, जाइलम शोन ग्रीन कलर, जो जाइलम है वो ग्रीन कलर से यहाँ पे शो किए गए हैं, एंड फ्लोएम शोन एज अ मतलब जो बोले तो रेक्टेंगुलर खाने के रूप में यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब तो विच दे आर रिस्पेक्टिव टाइप इन ग्रुप 2। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो स्टील है उनको मैच करना है, तो हम मैच कर लेते हैं। जो हमारा पी वाला है, जो ये होता है, ये यू स्टील होता है। और स्टील्स के बारे में हमने नीचे बता रखा है, जैसे कि देखो यू स्टील जो होता है, यू स्टील इज डिस्क्रीट वेस्कुलर बंडल, मतलब डिस्क्रीट होते हैं, अरेंज नहीं होते हैं। डिस्क्रीट वेस्कुलर बंडल अरेंज इन फील्ड ऑफ पिथ यू डाइकॉट हैव अ यू स्टील विद अ रिंग ऑफ बंडल, मतलब बंडल का रिंग होता है डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारी यू स्टील हो जाएगी, डिस्क्रीट फॉर्म में बंडल का रिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है, देखो फ्लोएम बाहर की साइड है, जाइलम अंदर की साइड है, तो ये क्या हो जाएगा एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील, मतलब बाहर की तरफ फ्लोएम है, ठीक है। क्यू का चौथा हो जाएगा। ये हमारी प्रिमिटिव टाइप की है प्रोस्टील, प्रोटोस्टील, ठीक है। ये हमारी प्रोटोस्टील है, क्योंकि यहाँ पे पिथ में क्या है, पिथ में जो हमारा है वो बोले तो पिथ पिथ यहाँ पे सॉलिड है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे होलो है, यहाँ पे खाली है, तो इसलिए इसे साइफोन साइफोन बोला, साइफोन स्टील। तो यहाँ पे बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाल है, तो इसे एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील। यहाँ पे प्रोटो स्टील, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर वाला फ्लोएम है वहां पे पिथ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये हमारी हो जाएगी एटेक्टो स्टील हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील तो हो नहीं सकती। एम्फीफ्लोइक का मतलब क्या हो गया, जाइलम बीच में होगा और जाइलम के दोनों साइड हमारा क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पी का हमारा दूसरा दे रखा है, यहाँ पे पी का दूसरा एक में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो प्रो स्टील होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होती है हेप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील। यहाँ पे जो हेप्लो स्टील होती है वो सिलेंड्रिकल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। फिर एक्टिनो स्टील लोब्ड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। प्लेक्टो स्टील इंटरकनेक्टेड प्लेट लाइक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम भी एक दे रखा है, जैसे कि ये हमारा हो गया प्रो स्टील से बना एक्टिनो स्टील। ये हमारा हो गया एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील बोले तो जैसे हमारा ये फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम है, इसके बाद ये जाइलम है, ठीक है। तो ये एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील हो गया, ये सेलेनोस स्टील, फिर ये डिक्टियो स्टील हो गया, ये प्लेक्टो स्टील देखो प्लेट के फॉर्म में अरेंज है यहाँ पे। फिर ये यू स्टील देखो डिस्क्रीट फॉर्म में। फिर ये एट्रेक्टो स्टील, जो एट्रेक्टो स्टील क्या होता है, एट्रेक्टो स्टील भी देख लेते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो डिसअरेंज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये देखो एन एटेक्टो स्टील इज अ सब टाइप ऑफ यू स्टील इन विच वेस्कुलर बंडल्स आर अपीयर
स्कैटर्ड फॉर्म, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होते हैं, थ्रू आउट द पिथ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये किसका ही सब टाइप है, यू स्टील का ही है, तो इसे एटेक्टो स्टील बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग, कंसीडर, ओह माय गॉड, consider of the following four experiment observations on the effects of FT gene on the flowering transition in zootypical meristem of Arabidopsis thaliana. The FT promote inactive in leaves alone, नहीं। The FT null mutation cause delayed flowering transition of the same, सही बात है ये, ठीक है। तो ये हमें वो देखने को मिले इफेक्ट्स। Expressing a recombinant FT protein fused to nuclear localization signal sequence under the endogenous promote does not rescue the delaying flowering and phenotype of FT null mutant, ठीक। इसके बाद down regulation of FT transcription enzyme by RAM interference in wild type background does not alter flowering transition, मतलब downstream regulation of FT transcript in this SAM by RNA interference in wild type background does not alter flowering transition. Which one of the following conclusion best explain the above observation? FT protein resistant in leaf cause flowering transition of SAM. देखो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम यहाँ पे मैंने तेज एंड जेगर का एक डायग्राम है वो नहीं डाला है, उससे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है ये। तो यहाँ पे बोला है एफटी ट्रांसक्रिप्ट मूव्स फ्रॉम लीफ टू मेरिस्टम एंड प्रमोट फ्लावरिंग। भाई ये मेरिस्टम में मूव नहीं करती है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन गलत है। एफटी प्रोटीन मूव फ्रॉम लीफ टू सेम, ये बात सही है, एफटी प्रोटीन जो होती है वो मूव करती है लीफ से टू सेम एंड प्रमोट फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोथ एफटी एंड ट्रांसक्रिप्ट एफटी प्रोटीन आर रिक्वायर्ड इन सेम टू प्रमोट फ्लावरिंग, बोथ एफटी ट्रांसक्रिप्ट एंड एफटी प्रोटीन आर रिक्वायर्ड, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस, ये भी एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोकाइन, कोकीन जो होता है, कोकीन जो हमारा होता है वो किससे प्राप्त होता है, कोकीन जो हमारा होता है वो हमें प्राप्त होता है 1000 ईयर पीपल, कोकीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका, कोका की लीफ से, कोका की लीफ से हमें कोकीन प्राप्त होती है, इसे हम इरेथ्रोजाइलोन कोका भी बोलते हैं। तो कोका हमारा प्राप्त होता है। अगर हम ये पता है तो हम ये भी देख सकते हैं कि एट्रोपिन, एट्रोपा बेलेडोना इज belong to family Solanaceae, Solanaceae family is also known as a nightshade family। तो एट्रोपा जो हमारा प्राप्त होता है वो एट्रोपिन प्राप्त होती है, वो नाइटसाइड फैमिली से प्राप्त होती है। नाइटसाइड फैमिली बोले तो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें तो कोकीन की बात करें, कोकीन जो होता है, कोकीन हमें प्राप्त होता है कोका से, मॉर्फिन हमें पोपी से प्राप्त होता है, ठीक है, और कैफीन हमें कोकोया से प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें पी का हमारा हो गया थर्ड, पी का थर्ड अगर हमें मिल जाए, एक में फर्स्ट में ही मिल गया तो ऑप्शन ए इज राइट, पी का थर्ड, क्यू का पहला, आर का चौथा, एस का दूसरा, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बोल भी रखे और तो वो पता ही है, ठीक है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 61, this is also a MSQ type question. A drought tolerance rice genotype was found in associated with missense mutation of gene A, ठीक है। missense mutation इस हुआ है, that means यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है वहां पे अल्टरेशन हुआ है, और जिससे क्या हुआ है, पूरा जो बोलते हैं कोडान, कोडान चेंज हुआ है, कोडान चेंज होने से वहां पे प्रोटीन चेंज हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा है, वहां पे मिससेंस म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो which one या more of the following experiment are appropriate validate whether the mutation in A is the causal factor for drought tolerance, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो बोला है वो बोला है इसके एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा मोस्ट वैलिड एक्सपेरिमेंट हम डिजाइन करें जो इसके लिए सही हो। ठीक है, whether the mutation in A is causal factor for, जो हमने म्यूटेशन किया है ए में वो कॉजल फैक्टर है किसके लिए, टॉलरेंस के लिए। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन द सेम म्यूटेंस इन ड्रॉट सेंसिटिव, जो ड्रॉट सेंसिटिव प्लांट हैं उनमें अगर हम इसका म्यूटेशन कर दें, ठीक है, ए का, तो क्या होगा, जीनोटाइप एंड टेस्ट इफ बिकम ड्रॉट टॉलरेंट। देखो ये एक्सपेरिमेंट हम डिजाइन कर सकते हैं क्या, कि जैसे कि इसमें ये पूछा है अगर म्यूटेशन ए में कर दिया जाए तो वो ड्रॉट टॉलरेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब कंडीशन ये है कि अगर हम जो ड्रॉट सेंसिटिव प्लांट है वहां पे ए जीन को हम क्या कर दें, म्यूटेट कर दें। ठीक है, ए जीन को म्यूटेट कर दें जो ड्रॉट सेंसिटिव प्लांट है, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा ड्रॉट टॉलरेंट में, तो ये जो कंडीशन है ये सही कंडीशन है। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया तो इसके लिए ये सही एक्सपेरिमेंट बैठेगा। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट हमें डिजाइन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसके द्वारा अगर हम चलें कि जो इंट्रोडक्शन द सेम म्यूटेशन इन ड्रॉट सेंसिटिव प्लांट, जो ड्रॉट सेंसिटिव प्लांट है उसमें अगर हम म्यूटेशन कर दें सेम, उसमें ए में अगर म्यूटेशन कर दें तो वो क्या, ड्रॉट टॉलरेट हो जाए। ठीक है, तो ये तो सही है इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर डिलीट द वाइल्ड टाइप ए इन ड्रॉट सेंसिटिव प्लांट, अगर हम ए को डिलीट ही कर देंगे एंड बिकम ए ट्रू, देखो वहां पे उन्होंने बोला मिससेंस म्यूटेशन हुआ ना कि डिलीट किया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिलीट करने से तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा। डिलीट करने से वहां पे अगर हम डिलीट ही कर देंगे उसको तो मतलब कोडान जो होंगे वो कम बनेंगे, प्रोटीन पूरी अल्टर कर जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम डिटर्मिनेशन द स्टेबिलिटी, अब मतलब वहां पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा पूरा। डिटर्मिनेशन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। रिपेयर द म्यूटेशन इन द ड्रॉट टॉलरेंट राइस, जो हमारा ड्रॉट टॉलरेंट राइस है इसके जो म्यूटेशन मिससेंस म्यूटेशन हुआ है इसको अगर रिपेयर कर दें तो ये ड्रॉट सेंसिटिव बन जाए, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आल्सो, वेरी गुड। तो ए एंड डी इज द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्या बोला है कि ए ड्रॉट टॉलरेंट राइस जीनोटाइप वाज फाउंड टू एसोसिएट विद मिससेंस म्यूटेंट, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज आर एप्रोप्रिएट टू वैलिडेट वेदर म्यूटेशन ए इज कॉजल, मतलब हमें कैसे पता लगेगा, तो ये दो एक्सपेरिमेंट अगर हम डिजाइन करें तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो म्यूटेशन ए में हुआ है वो ड्रॉट टॉलरेट है, क्योंकि हम अगर क्या कर रहे हैं, ये म्यूटेशन ए है इसको अगर रिपेयर कर दें, क्योंकि इस म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, ड्रॉट टॉलरेंट हो रहा है, अगर हम इसे म्यूटेशन को रिपेयर कर दें तो हमारा प्लांट कैसा हो जाए, ड्रॉट सेंसिटिव हो जाए, तो ये बात सही है। फिर इसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेम म्यूटेशन इन ड्रॉट सेंसिटिव प्लांट, जो ड्रॉट सेंसिटिव प्लांट है उनमें यही म्यूटेशन कर दिया जाए तो वो क्या हो जाना चाहिए, ड्रॉट टॉलरेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड डी इज आल्सो राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लू लाइट कैन डायरेक्टली इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ब्लू लाइट आल्सो ट्रिगर द फोटोसिंथेसिस इन गट सेल्स which indirectly induce stomatal opening, which one या more of the following experiment, this is also a MSQ type question, ये भी हमारा कैसा है, MSQ टाइप क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे बोला है एप्लीकेशन ऑफ लो फोटॉन फ्लक्स ऑफ रेड लाइट फॉलो हाई फ्लुएंस रेट ऑफ ब्लू लाइट, दिस इज ऑप्शन गलत। एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लुएंस राइट ऑफ रेड लाइट फॉलोड लो फोटॉन फ्लक्स ऑफ ब्लू लाइट, दिस ऑप्शन इज राइट। प्रेजेंट जेगर में जो इंस्ट्रूमेंटल बायोलॉजी वाला चैप्टर दिया है उसमें सीधे सीधे बोल रखा है कि सिंस ब्लू लाइट स्टिमुलेट बोथ स्पेसिफिक ब्लू लाइट रिस्पॉन्स ऑफ स्टोमाटा एंड गट सेल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ब्लू लाइट alone cannot be used to study specific stomatal response of blue light to achieve clear cut separation between two light response, researchers double beam experiment किया गया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हाई, यहाँ से देखो पढ़ो, हाई फ्लुएंस रेट ऑफ रेड लाइट आर यूज्ड टू सैचुरेट द फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्स, पहले हम हाई फ्लुएंस रेट रेड लाइट का देंगे वो सैचुरेट करेगा, फिर उसके बाद सच सैचुरेशन प्रिवेंट एंड फर्दर स्टोमेटल ओपनिंग mediated by photosynthesis in response of further increasing red light। ठीक है, and the low photon influx, low photon flux
ऑफ ब्लू लाइट आर एडेड आफ्टर द रिस्पॉन्स ऑफ सैचुरेटिंग रेड लाइट। जो रेड लाइट सैचुरेट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, लो फोटॉन फ्लक्स देंगे, वो क्या करेगा, रेड लाइट स्टेबलाइज एंड देन एडिशन ऑफ ब्लू लाइट कैन कॉजेज सब इसेंशियल एडिशनल स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोमेटा ओपनिंग कर देता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना, मैं इसका पीडीएफ जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ इसका पीडीएफ हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, पहले हमने रेड लाइट का दिया, रेड लाइट का हाई फ्लुएंस दिया, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने ब्लू लाइट का दिया, तो स्टोमेटा ओपन सबसे ज्यादा हुए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लुएंस फ्लुएंस रेड लाइट फॉलोड बाय लो फोटॉन फ्लक्स, पूरी यही लाइन वहां पे दे रखी है, ऑप्शन बी इज राइट। एंड देन इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया DCMU, ये भी राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये पार्शियली क्या करता है, देखो यहाँ पे बोल रखा है स्टडी ऑफ स्टोमेटल रिस्पॉन्स इन लाइट टू लाइट हैव शोन DCMU एज इनहिबिटर ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट काज पार्शियल इनहिबिशन ऑफ लाइट स्टिमुलेटेड स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, पार्शियल इनहिबिशन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज आल्सो राइट, तो वी एंड डी आंसर इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। In addition of angiosperm species, flower color of regulated by R gene, जो flower color है वो R gene से regulate होता है, तो capital R and capital R small r genotype produce red flower। ठीक है, whereas small r genotype produce white flower। तो यहाँ पे डोमिनेंसी का केस फॉलो हो रहा है, क्योंकि जब कैपिटल R डोमिनेंट है, जब हम बात करते हैं जैसे कि टार एंड डॉग की कंडीशन में, यहाँ पे रेड को ले लिया, रेड इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस की कंडीशन है। इफ टू इंडिविजुअल प्लांट आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन जेनेटिक क्रॉस बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर पेरेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर का कराया, फिर इसकी हमने क्या करा दी, सेल्फिंग कराई। जब इसकी सेल्फिंग कराई तो हमें ये 4 टाइप के मिले, तो इसमें इससे क्या हुआ, 3:1 का रेशियो मिला, इसमें से 3/4 रेड है, 1/4 वाइट है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के केस में देखो तो 4 में से 3 क्या है हमारे रेड है और 1 हमारा वाइट है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब पूछा फॉर 2 इंडिविजुअल, तो अगर 2 इंडिविजुअल रेड है, ठीक है, रेड प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो फर्स्ट 2 इंडिविजुअल की कंडीशन अगर देख लें तो 3/4 इंटू 3/4, क्योंकि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है, तो 3/4 इंटू 3/4, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है 2 इंडिविजुअल के लिए, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, तो 3 इंटू 4 इंटू 3/4 इक्वल टू 9/16 इक्वल टू, अगर इसे डिवाइड कर दो 0.56, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.56। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, a cytoplasmic male sterility female plants with the restore genotype small r in small r is crossed with male fertile male plant with genotype capital R, both capital R and small r can restore the fertility। ये हमारे फर्टिलिटी रिस्टोर कर लेते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर फर्टिलिटी रिस्टोर कर लेते हैं, वेयर स्मॉल आर नॉट, स्मॉल आर है वो फर्टिलिटी रिस्टोर नहीं करता। व्हेन द F1 फीमेल प्लांट विद कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप विद टेस्ट क्रॉस विद मेल फर्टाइल मेल प्लांट के साथ इसका हम क्रॉस कराएंगे जिस विद जीनोटाइप स्मॉल आर। ठीक है, जिसका जीनोटाइप क्या है हमारा स्मॉल आर है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल फर्टाइल की हमें परसेंटेज पूछनी है, तो इसने हमको क्रॉस किसका कराना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब फीमेल प्लांट क्रॉस कराना है मेल प्लांट के साथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर देखो मेल स्टाइल, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा मेल स्टाइल फीमेल प्लांट है, ये मेल फर्टाइल मेल पेरेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है साइटोप्लाज्म जो है वो फर्टाइल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं,
तो अगर हम इसका इसका अगर क्रॉस करा दें, ये हमारा मेल स्टाइल फीमेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, ठीक है, और ये फर्टाइल है मेल, इसका क्रॉस करा दें तो हमारा मेल स्टाइल हो जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमारा मेल से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेल स्टाइल फीमेल प्लांट का क्रॉस किससे कराते हैं, मेल फर्टाइल प्लांट से कराते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो न्यूक्लियस में रिस्टोरर जीन होता है वो डोमिनेंट कंडीशन में है। व्हेन दिस डोमिनेंट कंडीशन, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन डेवलप होगी। अब जो क्वेश्चन में भी यहाँ पे बोल रखा है, जो कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन है वो रिस्टोर द फर्टिलिटी, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर कैन रिस्टोर फर्टिलिटी। तो ये यहाँ पे फर्टिलिटी रिस्टोर कर लेता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिस्टोरल जीन है, ठीक है। अब यहाँ पे मेल फर्टाइल बन जाएगा, ये मेल फर्टाइल बन जाएगा। अब कंडीशन उसने क्या दी है हमको, अगर हम क्रॉस किसका करा दें, जो फीमेल है, जो मेल फर्टाइल मेल प्लांट का क्रॉस, मेल फर्टाइल मेल प्लांट का क्रॉस अगर हम करा दें फीमेल पेरेंट के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों का क्रॉस कराया तो 1:1 का रेशियो मिला, एक स्टाइल मिला एक फर्टाइल मिला, ठीक है, एक स्टाइल मिला एक फर्टाइल मिला। तो 50% हमारे जो होगा वो मेल, 50% मेल हमारा क्या होगा, 50% जो मेल होंगे वो हमारे फर्टाइल होंगे, 50% मेल इज फर्टाइल, क्योंकि देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है यहाँ पे, तो जो 50% मेल होगा वो हमारा क्या होगा, फर्टाइल होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेल स्टाइल फीमेल प्लांट है, ये मेल फर्टाइल मेल प्लांट है, ठीक है, ये मेल स्टाइल फीमेल प्लांट है, ये मेल स्टाइल, इसका क्रॉस कराया मेल फर्टाइल बना, क्योंकि यहाँ से कैपिटल आर हमारा जीन आया जो कि रिस्टोरर फैक्टर है, ठीक है, यहाँ से कैपिटल आर है, ये हेटेरोजाइगस, क्योंकि आर इज द डोमिनेंट जीन, रिस्टोरर फैक्टर यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है, तो इसने अपनी फर्टिलिटी रिस्टोर कर ली। अब जब इसका हमने क्रॉस मेल फर्टाइल फीमेल प्लांट का, मेल फर्टाइल फीमेल प्लांट का, जब कैपिटल आर स्मॉल आर का, यही पूरा एक्सपेरिमेंट हमने दिया रखा है, मेल स्टाइल फीमेल प्लांट, मेल फर्टाइल फीमेल प्लांट का क्रॉस हमने मेल फर्टाइल प्लांट से कराया, मेल फर्टाइल प्लांट से कराया तो 1:1 का रेशियो मिला, 1:1, 50% फर्टाइल 50% स्ट्राइल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50% फर्टाइल मेल मिलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोसोमल एलील ए आर P is equal to 0.5 and Q is 0.5 respectively, where A is dominant over small a, A is dominant small a. Under the assumption of random mating, the mating frequency among dominant parents, हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहां पे क्या होता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू, ठीक है, बन ये। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे पी स्क्वायर ओनली, अब देखो इन्होंने फ्रीक्वेंसी अगर हम रैंडम मेटिंग कराएं तो हमें अमंग डोमिनेंट पूछना है, हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें लेनी ही नहीं है, तो अमंग डोमिनेंट में पूछा है, तो हमें पी की दे रखी है तो खाली पी स्क्वायर की निकालनी है, तो पी स्क्वायर तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, अब 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 0.25, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.25। तो ये हमारा बॉटनी पोर्शन का सभी क्वेश्चंस का सलूशन हुआ, और इसी प्रकार और गेट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बॉटनी पोर्शन को ही। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस पीडीएफ को हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम के, और टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दे दूंगा। प्लीज थैंक यू फ्रेंड्स।